हेलो फ्रेंड्स, जॉन टेक डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के BCTQ सीरीज़ का सेकंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा, द मोमेंट ऑफ कपल सेटअप इन ए सेक्शन ऑफ ए बीम बाय द लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इज नोन एज। तो यहाँ पर पूछा है कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा बीम के सेक्शन में, उनसे जो कपल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है कि अगर ये मेरा कोई सेक्शन है और इस सेक्शन पर ये अगर हमारा कोई बीम है और इस बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर हमने कोई UDL लगाया हुआ है, ठीक है, और ये इसका सेक्शन है इस बीम का, तो इस UDL की वजह से इसका इस तरीके से बेंडिंग होगी और इस बेंडिंग की वजह से कुछ पोर्शन में टेंशन जनरेट होगा, कुछ पोर्शन में कंप्रेशन जनरेट होगा। तो वो हम इस तरीके से बाइफर्केट करेंगे और इस टेंशन कंप्रेशन की वजह से अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएं तो हमारा स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके से होगा। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पर हमारी कोई स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होगी। इस तरफ कंप्रेशन, इस तरफ टेंशन, ठीक है। स्ट्रेस लिखें तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर जनरेट होगा कंप्रेसिव फोर्स और इधर जनरेट होगा आपका टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अगर आप समेशन ऑफ Fx करते हो तो जो आपका C इक्वल टू T होगा, C माइनस T इज इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू T होगा। तो C और T कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स आपके इक्वल है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो ये जो आपके कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहे हैं, इन कंप्रेसिव फोर्स से जो कपल फॉर्म हो रहा है, कपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, C इंटू लीवर आर्म, या फिर उसको हम बोल सकते हैं T इंटू दी लीवर आर्म। तो वो किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जैसे ही आप बीम को बेंड करोगे, बेंड करने पर जिधर कंप्रेशन जनरेट हुई फाइबर पर उधर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, जिधर टेंशन जनरेट हुई उधर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी। और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से कंप्रेसिव फोर्स, जो रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से टेंसाइल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा। ये दोनों मिलकर के एक कपल फॉर्म करेंगे और वो जो कपल होगा उस कपल की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने मोमेंट लगाया उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्योंकि ये क्यों जनरेट हुए, उस मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग हो रही है उस बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो यहां पर जो कपल फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट तो डेवलप हो रहा है लेकिन किस लिए डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। कौन सा रेजिस्टेंस, जो इस एक्सटर्नल लोडिंग ने जो बेंडिंग जनरेट करी थी उस बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए जो मोमेंट डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की बेंडिंग को रेजिस्ट करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से जानते हैं। तो यहां पर ये जो होगा ये होगा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक स्ट्रेन इज डैश टाइम ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के केस में जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो इलास्टिक स्ट्रेन की कितनी गुना होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एनालाइज करें तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो हमारा ओरिजिन है ABC1, ठीक है। ये वाला आपका A पॉइंट, ये आपका C1 डैश DEF, ठीक है। तो इसमें A पॉइंट है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, वो पॉइंट जहाँ पर स्ट्रेस जो आपकी है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। B आपका इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक अगर आप इसको जो आपका एलिमेंट है, जो आपका कोई रोड है उसको अगर लोड वहाँ तक लोड देकर रिलीज कर दोगे तो फिर से अपनी कंडीशन में आ जाएगा। C1 C2 वो पॉइंट है जहाँ से आपका यील्डिंग स्टार्ट हुई। यील्डिंग का मतलब बिना स्ट्रेन के इंक्रीज हुए, बिना स्ट्रेस के इंक्रीज हुए स्ट्रेन आपकी कंटिन्यूसली बढ़ती चली गई, ठीक है। तो जो B तक की जो स्ट्रेस थी वो तो हमारी इलास्टिक स्ट्रेस है क्योंकि वो रिकवर हो जाएगी, लेकिन B के बाद जो स्ट्रेन होगी वो आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो इलास्टिक स्ट्रेन है और जो आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन आएगी अप टू द D पॉइंट, उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा।
तो जो EP जो होती है हमारी वो होती है 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। जो इलास्टिक स्ट्रेन होगी उसकी 10 से 15 गुना। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो बी ऑप्शन में ही आपकी रेंज का मैच हो रहा है। 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होती है प्लास्टिक स्ट्रेन किसकी, इलास्टिक स्ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन डिजाइन shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स ड्यू टू पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ 6 mm इज एक्सप्रेस्ड इज। डिजाइन shear कैपेसिटी किसकी, बोल्ट की, किसकी वजह से, पैकिंग प्लेट अगर आपने प्रोवाइड कर दी और वो कितनी है, अगर 6 mm से ज़्यादा mm की अगर पैकिंग प्लेट है तो उस केस में हम जो shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है उसको कितना रिड्यूस करेंगे। तो वो रिडक्शन फैक्टर आपसे पूछा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पैकिंग प्लेट का यूज़ कब होगा कि जब हमें दो प्लेट्स को दो प्लेट्स को आपको कनेक्ट करना है बट जॉइंट से, लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच की जो थिकनेस है वो आपकी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम इनको कवर प्लेट से ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी मेन प्लेट है और ये दोनों आपकी कवर प्लेट्स हैं। ठीक है, ये आपकी पैकिंग प्लेट है। तो अगर इफ पैकिंग प्लेट थिकनेस is less than 6 mm, अगर पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से कम है तो नो रिडक्शन फैक्टर इज रिक्वायर्ड। कोई रिडक्शन फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन 6 mm से अगर ज़्यादा है, यहाँ पर पूछी भी कौन सी है, एक्सेस ऑफ 6 mm, तो उस केस में जो हमारा बीटा PKG से हम यूज़ करते हैं वो होगा 1 - 0.0125 TPKG। TPK इज दी थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। ठीक है, ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपका ए ऑप्शन है वो सही है, जिसमें 1 - 0.0125 TPKG। ठीक है, तो जो ये आपके रेड वाली जो पैकिंग प्लेट आप लगा रहे हो वो पैकिंग प्लेट अगर 6 mm से ज़्यादा की है तो हम रिडक्शन फैक्टर यूज़ करेंगे किसमें, डिज़ाइन shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट में। जो बोल्ट की बियरिंग और shear कैपेसिटी में से जो मिनिमम होगा उस कैपेसिटी को आप इस रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। कब, जब आपका पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट अबाउट प्राइंग फोर्सेस। प्राइंग फोर्सेस के अबाउट ये कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइंग फोर्सेस क्या होते हैं। तो जब आपके किसी ब्रैकेट में जो टी सेक्शन है जिसको हम ब्रैकेट भी बोल रहे हैं उसमें अगर टेंशन फोर्स जनरेट हो रही है किस तरीके से कि ये मेरी गसेट प्लेट है और इससे इस तरीके से एक टी सेक्शन कनेक्टेड है। इस तरीके से मेरा टी सेक्शन कनेक्टेड और इस पर मैंने लगा दिया टी टेंशन और यहाँ पर ये मेरे बोल्ट कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर जैसे मैं यहाँ पर टी लगाता हूँ तो T/2 और T/2 ये दोनों रजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर टेंशन जनरेट किया, ये टी सेक्शन है और ये गसेट प्लेट है। इफ अगर
मेरा जो ये टी सेक्शन है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा, जब जैसे ही मैं यहाँ पे खींचूंगा तो इस तरीके से इसमें ठीक है डिफॉर्मेशन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, और ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा कंप्रेशन जनरेट करेगा। उस कंप्रेशन की वजह से हमारे बोल्ट में क्यू टेंशन जनरेट होगी, और इस क्यू टेंशन को हम बोलते हैं प्राइंग फोर्सेस। तो ये क्या है, ये एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेसेस, एडिशनल टेंसाइल फोर्स जनरेट कर रहे हैं किसमें, हमारे बोल्ट में। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपका जो क्लिप है, जो ये आपका टी सेक्शन है, वो अगर फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा। उस डिफॉर्मेशन के कारण जो ये वाले पोर्शन है, ये वाले जो हिस्से हैं, वो जो गसेट प्लेट है उसको पुश करेंगे, और पुश करने के कारण जो आपके बोल्ट है उसमें एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होगी। ठीक है, और उनको जो टेंसाइल फोर्स जो आपका होगा स्ट्रेस की वजह से, उन टेंसाइल फोर्स को हम बोलते हैं प्राइंग फोर्सेस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, अगर हम देखें तो एडिशनल टेंसाइल फोर्स, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट और एडिशनल टॉर्शन फोर्स। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जनरेट होगा वो होगा एडिशनल टेंसाइल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट्स सब्जेक्टेड टू शियर एंड एन एक्सटर्नली अप्लाइड टेंसाइल फोर्स, ठीक है, शुड बी सो प्रोपोर्शनल दैट। ठीक है, अगर आपके रिवेट में कंबाइंड शियर एंड टेंशन जनरेट हो रहा है किसी अगर आपके रिवेट में कंबाइंड टेंशन और शियर जनरेट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक आइडेंटिटी आपकी हम सेटिस्फाई करेंगे, और वो आइडेंटिटी आपकी इसमें से करेक्ट वाली कौन सी, वो यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, और किस कंडीशन में ऐसा होता है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो जो हमारा आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी होगा इस प्लेट से, अगर ये एंगल सेक्शन इस तरीके से कनेक्ट है और यहां पर लग रहा है पी लोड, और अगर हम बात करें तो हमारे 4 बोल्ट यहां पर लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही, और यहां पर इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो ई है, तो जैसे ये पी लगेगा, पी लगने के कारण ये जो आपका एंगल सेक्शन है उसमें डिफॉर्मेशन होंगे, कुछ इस तरीके से ये बेंड होगा, इस तरीके से बेंड होगा। ड्यू टू दिस बेंडिंग जो कुछ रिवेट्स जो हैं या जो कुछ बोल्ट है हमारे, उन बोल्ट्स में तो टेंशन जनरेट होगा, कुछ बोल्ट्स में तो टेंशन जनरेट होगा, कुछ में कंप्रेशन। ठीक है, अलोंग विद जब हम पी को यहाँ ट्रांसफर करके देखते हैं तो एक पी यहाँ पर आएगा, और उस पी को बैलेंस करने के लिए मैंने पी यहाँ पर लगाया, तो ये दोनों पी मिलकर तो क्या जनरेट कर देंगे, मेरा पी का कपल। तो इस पी की वजह से तो बेंडिंग होगी, और एक पी वहां पर लग ही रहा है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस, जो यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, उससे ऊपर वाले बोल्ट है जिनमें टेंशन जनरेट हो रही, तो उसमें शेयर, डायरेक्ट शेयर के साथ में टेंशन जनरेट हो रही है। डायरेक्ट शेयर क्यों आ रही, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स पी भी लग रहा है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले रिवेट्स हैं या फिर बोल्ट हैं, दोनों में ऐसा हो सकता है, उनमें शेयर के साथ में जो टेंशन जनरेट होगी, तो उस केस में फिर हम कौन सी वाली आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, कंबाइंड शेयर एंड टेंशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, LSM WSM दोनों के लिए। अगर हम WSM में बात करें तो सिग्मा AT, कैलकुलेटेड एक्सियल टेंशन इन रिवेट डिवाइडेड बाय परमिसिबल एक्सियल टेंशन, कैलकुलेटेड shear in rivet divided by permissible shear should not be greater than 1.4 in case of WSM। ठीक है, दोनों आइडेंटिटी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सिग्मा AT कैलकुलेटेड एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इन रिवेट, कैलकुलेटेड shear in rivet divided by permissible shear should not be greater than 1.4। अगर LSM में बात करें तो ये वैल्यूज आपकी फोर्स के फॉर्म में, तो PAT कैलकुलेटेड एक्सियल टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय परमिसिबल एक्सियल टेंशन
कैलकुलेटेड shear force डिवाइडेड बाय परमिसिबल shear force, इनके रेशियो का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 इन केस ऑफ LSM। ठीक है, अब यहां पर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ये हमारे फोर्स के फॉर्म में है तो LSM के लिए क्या है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यूज तो आपकी सेम है कि कैलकुलेटेड फोर्स डिवाइडेड बाय परमिसिबल फोर्स, कैलकुलेटेड टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय परमिसिबल टेंशन फोर्स। चेंज क्या है, ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 है। तो जो हमारी LSM में जो हमारी कंडीशन है उसमें यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो जो डी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में जनरेट हो रही है, ये हो रही है आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी में, कनेक्शन में, आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिक कनेक्शन में ये कंडीशन जनरेट हो रही है। और LSM WSM के लिए, दोनों के लिए हमने कंडीशन देख ली। LSM WSM दोनों से आपसे पूछा जा सकता है। याद ये रखना है कि WSM में 1.4 है और LSM में आपका 1 है। ठीक है, और LSM में आपकी फोर्स के फॉर्म में, WSM में आपकी स्ट्रेसेस के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the bolts are subjected to reversal of stresses, the most suitable type of bolt is। जब बोल्ट में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आपकी जनरेट हो रही है तो मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ बोल्ट आपका कौन सा होगा। ठीक है, अब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस से क्या होता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से जो आपका बोल्ट को टाइट करने के लिए जो हम नट लगाते हैं वो नट आपका लूज हो जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा बोल्ट डिजाइन करना होगा जिसमें हम नट को ज्यादा टाइट करें। लेकिन अगर आप नॉर्मल बोल्ट की बात करें, जिनको हम ऑर्डिनरी बोल्ट बोलते हैं, तो उनमें जैसे ही हम नट को ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही आप नट को टाइट करोगे तो बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेस से जनरेट होगी, और आपने नट को ज़्यादा टाइट कर दिया तो टेंशन की वजह से वो बोल्ट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के लिए डिज़ाइन भी करने हैं बोल्ट, और आपको बोल्ट भी फेल नहीं कराना। तो जब भी आप नट को टाइट करोगे बोल्ट में टेंशन आपकी जनरेट होगी। तो हम जहाँ पर हमें जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होंगे, वाइब्रेशन लोड आएंगे, वहां पर जो आप बोल्ट प्रोवाइड करोगे वो ऐसे बोल्ट प्रोवाइड करेंगे जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ताकि हम नट को टाइट कर पाएं। और वो वाले जो आपके बोल्ट होते हैं वो होते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक है, और हम इस तरह के बोल्ट में नट को अप टू दी प्रूफ स्ट्रेस ऑफ बोल्ट की जो प्रूफ स्ट्रेस है वहां तक हम टाइट करते हैं। और फ्रिक्शन ग्रिप से यहां पे क्या मतलब है कि जब आप दो प्लेट्स को HSFG बोल्ट से कनेक्ट करोगे, जैसे यहां पर हमने कनेक्ट किया, और जब हम नट को हाई टेंसाइल स्ट्रेस तक टाइट कर दोगे तो उस टेंशन की वजह से जब बोल्ट में जब टेंशन जनरेट होगी तो वो जो आपके प्लेट्स है उन प्लेट्स को क्लैंप कर देगा, और इन क्लैंपिंग की वजह से इन प्लेट्स के बीच में हाई फ्रिक्शन डेवलप होगा। और जो यहाँ पर लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होगी, वो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म किसके अकॉर्डिंग होती है, वो होती है इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। और हम ये मान करके डिजाइन करते हैं कि जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है P, वो एक्सटर्नल लोड इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रही है उस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल लोड जिस पर जो आपका लग रहा है वो एक्सटर्नल लोड इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है उससे कम है, इसीलिए इनको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। दोनों प्लेट के बीच में ग्रिप होगी, किसमें, फ्रिक्शन ग्रिप हो गई, और इस तरीके से हुई कि एक्सटर्नल लोड को भी वो पूरी फ्रिक्शन ग्रिप आपकी रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, तो जब आपकी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगी तो उस केस में हम हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट को डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन ऑफ ए स्टील प्लेट सब्जेक्टेड टू फेलियर बाय रप्चर मोड। रप्चर का मतलब हो गया फ्रैक्चर, इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, जब हम प्लेट का फेलियर रप्चर मोड से ले रहे हैं तो उस केस में जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी वो आप किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम प्लेट का दो टाइप का फेलियर मानते हैं। फर्स्ट वाला तो होगा फर्स्ट वाला तो हम बोलते हैं ग्रॉस एरिया फेलियर। ठीक है,
दो जगह हम फेलियर चेक करते हैं, एक तो ग्रोस एरिया पे फेलियर चेक करते हैं, एक नेट एरिया पे फेलियर चेक करते हैं। ग्रोस एरिया पर हम फेलियर देखते हैं यील्ड फेलियर, और नेट एरिया पे हम फेलियर देखेंगे फ्रैक्चर वाला। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आपका ग्रोस एरिया होगा, ग्रोस एरिया पर स्ट्रेसेस हमारी यूनिफॉर्म होगी, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, तो उस कर्व को अगर आप इमेजिन करो जो आपका माइल्ड स्टील का कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन, तो सबसे पहले आपका यील्डिंग होगी, और यील्ड होते ही हम ये मान लेंगे कि ग्रोस एरिया से आपकी प्लेट की फेलियर हो गई। और कौन सा फेलियर हुआ उसको हम बोलेंगे सर्विसिबिलिटी फेलियर, कि जब आपके डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा जनरेट हो जाएंगे। यील्ड वाली कंडीशन में क्या होती है कि डिफॉर्मेशन आपके काफी जनरेट होंगे विदाउट स्ट्रेस के इंक्रीज हुए। ठीक है, तो जब आपके डिफॉर्मेशन काफी जनरेट हो रहे तो हम ये मान लेंगे कि ये सर्विसिबिलिटी में फेल हो गया। लेकिन जब नेट एरिया की बात करेंगे तो नेट एरिया में हमारी जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। वहां पर जहां पर आपने प्लेट में होल किया है वहां पर आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन जनरेट होगी, और उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से अब आपका प्लेट का डायरेक्टली फ्रैक्चर होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं आपकी जो होल है वहां पे स्ट्रेसेस की वैल्यू ज्यादा है। तो जब हम नेट एरिया की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहां पर हम उसकी फ्रैक्चर वाली जो फेलियर है या फिर रप्चर फेलियर निकालेंगे, और इन दोनों में से जो ग्रोस एरिया है वो या तो यील्ड में फेल हो जाए, और जो नेट एरिया है वो फ्रैक्चर में फेल हो जाए। इनमें से जो मिनिमम होगा वो प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ग्रोस एरिया फेलियर अगर हम लिखें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी टी जी से। ग्रोस एरिया है तो ए ग्रोस इनटू गवर्निंग स्ट्रेस यहाँ पर एफ वाई है, और जो आपकी यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी वो है गामा m0, और गामा m0 की वैल्यू होगी आपकी 1.10। ठीक है, सेकंड वाला जो है हमारा नेट एरिया स्ट्रेंथ। नेट एरिया स्ट्रेंथ में हम मानेंगे रप्चर में फेलियर, तो ये क्या होगी PTN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसमें हम यूज करेंगे ए नेट इनटू दी स्ट्रेस हमारी F अल्टीमेट स्ट्रेस FU डिवाइडेड बाय गामा M1, और इनटू जब हमने अल्टीमेट स्ट्रेस यूज कर ली, इससे ज्यादा स्ट्रेस हो नहीं सकती, तो हम फर्दर कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस जो वैल्यू आएगी इसको और रिड्यूस करेंगे। हम रिड्यूस करेंगे 10% से, तो इसलिए यहाँ पर 0.9 फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.9 नेट FU डिवाइडेड बाई 1.25। जब FU से अल्टीमेट स्ट्रेस से गवर्न होगी डिजाइन, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.25। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे। आपसे पूछा गया है रप्चर मोड में नेट एरिया वाला फेलियर देखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो 1.2 1.5 आपका वैसे ही गलत, क्योंकि हमारी वैल्यू आती है 0.9। दोनों में यहाँ पर 0.9 है। स्ट्रेस देखेंगे तो AF नेट एरिया, और यहाँ पर है ग्रोस। जो एरिया है वो आपका ग्रोस है, और यहाँ पर एरिया आपका नेट है। ग्रोस एरिया आपका कैंसिल आउट, जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा है एक्चुअली, ए नेट FU डिवाइडेड बाई गामा M1। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेट यहाँ पर एरिया कौन सा गिवन था, अगर आप देखोगे तो AFGY, एक्चुअली ये G A के साथ होना चाहिए था, A ग्रेस FY इंटू 0.9 गामा M1, इस तरीके से था। तो यहाँ पर ग्रोस एरिया नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका नेट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए टेंशन मेंबर इज मेड ऑफ 4 एंगल। जब आपका टेंशन मेंबर 4 एंगल से मिलकर बना विद ए प्लेट, एक प्लेट है और उसको कैसे यूज किया है एज ए वेब। द अलाउंस फॉर होल इज मेड इज, होल के लिए आप अलाउंस किस तरीके से प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये किस तरह के अरेंजमेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो 4 एंगल सेक्शन और एक प्लेट को वेब की तरह यूज किया, तो वो जो आपका अरेंजमेंट होगा, ये प्लेट एज ए वेब, और ये हमारे एंगल सेक्शन, एक एंगल सेक्शन इस जगह, एक एंगल सेक्शन हमारा इस जगह, और 2 एंगल सेक्शन हमारे इस जगह। ठीक है, 4 एंगल सेक्शन और एक आपकी ये
वेब प्लेट। अब पूछा है कि होल के लिए अलाउंस कितना होगा। जब आप इन दोनों एंगल सेक्शन को वेब से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर रिवेटिंग आप बोल्ट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर भी आप रिवेट और बोल्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब आप देखोगे तो हर एंगल सेक्शन में तो एक होल हुआ है, लेकिन जो प्लेट है उसमें कितने होल हुए हैं, 2 होल, ठीक है। तो हर ईच एंगल सेक्शन में 1 होल एंड प्लेट सेक्शन में आपके 2 होल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 होल्स फॉर ईच एंगल एंड 1 होल्स फॉर द वेब, ये सही नहीं है। 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 1 होल फॉर वेब, वेब पर 2 होल हैं आपके। 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल फॉर वेब, ये आपका सही है। एंड 2 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल फॉर वेब। ईच एंगल में 1 होल है और वेब में आपके 2 होल होंगे, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपका यहाँ पर बनाया हुआ है, 4 एंगल सेक्शन और एक प्लेट को यूज किया, प्लेट को क्या करा है एज ए वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ आई सेक्शन अंडरगोइंग बेंडिंग अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, ठीक है। कि इनमें से कौन सा फैक्टर लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, आई सेक्शन की लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करता, कब, जब आपकी बेंडिंग मेजर एक्सिस के अबाउट हो रही है, ठीक है। तो एक बार इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं कि ये अगर मेरा आई सेक्शन है और इसकी ये जो एक्सिस है ये हमारी मेजर एक्सिस है, एक्सिस, और जो ये एक्सिस होगी आपकी ये आपकी माइनर एक्सिस, ठीक है। बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है, मेजर एक्सिस के अबाउट, और जो लेटरल बकलिंग होगी वो लेटरल बकलिंग होगी आपकी माइनर एक्सिस के अबाउट। क्यों होगी, क्योंकि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला, न्यूट्रल एक्सिस भी यहाँ पर कौन सी होगी, एक्स एक्स, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन में जब कंप्रेशन आ जाएगी तो उस कंप्रेशन के कारण ये बीम वाई एक्सिस के अबाउट बाहर की तरफ लेटरल डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे लेटरल बकलिंग। तो बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है, मेजर एक्सिस के अबाउट, और बकलिंग किसके अबाउट हो रही है, माइनर एक्सिस के अबाउट। अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपके ऑप्शंस में जो क्वांटिटी, जो आपके ऑप्शंस में जो क्वांटिटीज गिवन है, जो फैक्टर्स गिवन है, तो उनमें से किस फैक्टर पर ये लेटरल बकलिंग आपकी गवर्न नहीं करती, ठीक है। फर्स्ट वाला है बाउंड्री कंडीशन एट इट एंड्स, कि जो हम एंड पर जो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो उस पर ये डिपेंड करेगी, क्यों, क्योंकि जो कंप्रेशन फ्लेंज है हमारा वो एज ए कॉलम वर्क करेगा, और कॉलम की जो बाउंड्री कंडीशन है उस पर उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, क्योंकि आपने देखा होगा बोथ एंड हिंज, बोथ एंड फिक्स्ड, इस तरह के केसेस देखे होंगे। तो जो बाउंड्री कंडीशन है वो डिपेंड करेगी, उस पर डिपेंड करेगी हमारी लेटरल बकलिंग। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, माइनर एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उस पर डिपेंड करेगा, उस पर जरूर डिपेंड करेगा, क्योंकि बकलिंग किसके अबाउट हो रही है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो जब वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है तो जब हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे तो वहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन कौन सा वाला होगा, माइनर एक्सिस वाला। लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, इस पर भी डिपेंड करेगा कि जितना लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज हमारा अनसपोर्टेड है उसके अकॉर्डिंग हमारी इफेक्टिव लेंथ निकलेगी, और इफेक्टिव लेंथ से हमारा स्लेंडरनेस रेशियो निकलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि कितनी बकलिंग स्ट्रेंथ है कंप्रेशन फ्लेंज की, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। डी है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब बकलिंग की बात होगी तो दोनों एक्सिस में से जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा उस एक्सिस की रेडियस ऑफ गायरेशन पर हमारी बकलिंग डिपेंड करती है। और यहां पर हमने एक्स वाली एक्सिस को बोला मेजर एक्सिस और वाई वाली को बोला माइनर एक्सिस। तो जो बकलिंग है वो डिपेंड करेगी माइनर एक्सिस के अबाउट जो आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन है उस पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन है उस पर हमारी ये डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन में यही पूछा था कि किस पर आपकी लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ बियरिंग स्टिफनर अटैच्ड एट ए स्टील बीम ऑफ वेब थिकनेस TW। जो आपका TW थिकनेस के जो आपका TW थिकनेस की वेब से जो बियरिंग स्टिफनर कनेक्ट है तो उसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन कितना होगा,
तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि ये अगर मेरी वेब है और वेब से अगर मेरा बेयरिंग स्टीफनर कनेक्ट है, इस तरीके से बोथ साइड ऑफ वेब कनेक्टेड है, तो जो प्रोजेक्शन होगा मैक्सिमम ये आपका कितना होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन होगा ये डिपेंड करता है TW पर, वेब थिकनेस, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, डेटाबेस क्वेश्चन है 20 TW। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। 20 TW के इक्वल इसका जो प्रोजेक्शन है वो होगा। नेक्स्ट है टॉर्शन रिस्ट्रेन कैन बी प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग ए। टॉर्शन रिस्ट्रेन कैन बी प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग ए। किसी भी बीम में जो टॉर्शन रिस्ट्रेन है वो इनमें से किस चीज को प्रोवाइड करके आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि टॉर्शन रिस्ट्रेन क्या होगा, तो अगर हम सपोर्ट की बात करें, इस सपोर्ट पर अगर बीम हमारा रेस्ट कर रहा है, इस साइड व्यू ऑफ बीम है, ठीक है, इसमें ये जो दोनों पोर्शन ऊपर वाले ये आपका ये फ्लेंज है और ये हमारा वेब पोर्शन है, ये भी फ्लेंज। ठीक है, अब बोला है कि टॉर्शनल रिस्ट्रेन की जब बात की है, तो टॉर्शनल रिस्ट्रेन क्या होगा कि टॉर्शन क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आपका बीम रोटेट कर जाए, पूरा क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए। ठीक है, तो बीम को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से रोकने के लिए एक अरेंजमेंट तो क्या होगा कि हम वेब को ही इस सपोर्ट से कनेक्ट कर दें, इस तरीके से एंगल सेक्शन हम लगाएं। ठीक है, वेब को हम एंगल सेक्शन से कनेक्ट कर दे, तो ये मेरा टॉर्शनल रिस्ट्रेन है, ये मेरा टॉर्शनल रिस्ट्रेन है। ठीक है, अब यहां पर और हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। वेब और फ्लेंज क्लीट इन एंड कनेक्शन, इस जो टॉर्शनल रिस्ट्रेन है इसको हम वेब क्लीट भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम फ्लेंज पोर्शन को, अगर इस सपोर्ट को आगे बढ़ा दिया जाए, तो इसी तरीके से अगर मैं फ्लेंज पोर्शन को भी एंगल सेक्शन से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तब भी ये सेक्शन, ये पूरा सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, कौन सी वाली जो यहां से पास होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहां पर फ्लेंज क्लीट। ठीक है, तो या तो वेब क्लीट प्रोवाइड करते हैं, वेब को आप कनेक्ट कर दो सपोर्ट से, या फ्लेंज को आप कनेक्ट कर दो सपोर्ट से। किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं हम? एंगल से, और उन्हें बोलते हैं वेब को कनेक्ट किया तो वेब क्लीट एंगल, और फ्लेंज को कनेक्ट किया तो फ्लेंज क्लीट एंगल। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, वेब और फ्लेंज क्लीट एंगल अगर हम एंड कनेक्शन में प्रोवाइड कर दें तो टॉर्शनल रिस्ट्रेन मिल जाएगा। अगर आपने वेब को ही कनेक्ट कर दिया तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट सेक्शन आपका रोटेट नहीं करेगा, और अगर आपने फ्लेंज को भी अगर कनेक्ट कर दिया तो भी आपका सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, ये साइड व्यू है जिसमें आपका ये आई सेक्शन नजर आ रहा है, ये आपके फ्लेंज है और नीचे वाले ये वाले भी आपके फ्लेंज है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड है बियरिंग स्टीफनर एक्टिंग इन कंजक्शन विद
बियरिंग ऑफ बीम, बियरिंग स्टीफनेस अगर हमने प्रोवाइड किए हैं तो उस केस में भी टॉर्शनल रिस्ट्रेन हमें मिलेगा, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं हो पाएगा। सी है एक्सटर्नल सपोर्ट टू द एंड ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, एक्सटर्नल सपोर्ट टू द एंड ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसके जो एक्सटर्नल सपोर्ट्स है उसको आप क्या कर दो, जो आप उसके जो सपोर्ट है उनको आप क्या कर दो, जो आप जो जो कंप्रेशन फ्लेंज का एंड है उसको आप एक्सटर्नली क्या कर दो, सपोर्ट, तो वो आपका बीम हो जाएगा लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, लेटरली सपोर्टेड बीम। तो इस केस में भी क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट है। फर्स्ट वाले ऑप्शन का हमने डायग्राम बना के यहाँ पे देख लिया कि फ्लेंज को अगर हम एंगल से कनेक्ट कर देते हैं तो फ्लेंज क्लीट एंगल, और वेब को कनेक्ट कर देते हैं अगर हम सपोर्ट से तो वेब क्लीट एंगल है, तो उससे हम टॉर्शनल रिस्ट्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने बियरिंग स्टीफनर प्रोवाइड किया तो टॉर्शनल रिस्ट्रेन मिल जाएगा। और अगर हम कंप्रेशन फ्लेंज को ही सपोर्ट कर दें, क्योंकि जो आपका जो टॉर्शनल जो जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है कि जब कंप्रेशन, जब आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन में जब कंप्रेशन जनरेट हो रही है तो उस कंप्रेशन की वजह से लेटरल बकलिंग होगी, और उस लेटरल बकलिंग की वजह से टॉर्शन वाला इशू आपका जनरेट हो रहा है। तो अगर हम बीम को लेटरली सपोर्टेड बना दें तो वो उसमें टॉर्शन कभी भी जनरेट नहीं होगा और वो टॉर्शनल रिस्ट्रेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following load are to be considered in designing a gantry girder? गैंट्री गर्डर को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से लोड हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर गैंट्री गर्डर को हम रिकॉल करें तो गैंट्री गर्डर में ये हमारा कॉलम होगा, स्टेप्ड कॉलम है, इस पर हम एक आई सेक्शन रखते हैं और आई सेक्शन के ऊपर हम रखेंगे रेल सेक्शन। आई सेक्शन को हमने कुछ अरेंजमेंट से यहाँ पर कनेक्ट किया जिससे कि ये लेटरली सपोर्टेड हो जाए और इसमें कोई टॉर्शनल जनरेट ना हो। ठीक है, और इसके ऊपर हम यहाँ पर रखते हैं एक चैनल सेक्शन। जो आपका रेल सेक्शन है, रेल सेक्शन के ऊपर आती है व्हील, और व्हील के ऊपर हमारा होगा ट्रस। और जो ट्रस है, ये आगे कंटिन्यूशन में ट्रस है, उस ट्रस के ऊपर हमारी क्रेब, और उस क्रेब से हमारा हुक कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा है गैंट्री गर्डर। ठीक है, ये है रेल सेक्शन, ये आपका है ट्रस गर्डर, और ये है आपका क्रैब, या इसको हम बोलते हैं ट्रॉली। और ये हमारा है हुक। ठीक है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। अब गैंट्री गर्डर का क्या यूज होगा कि जो आपका क्रेन वाला अरेंजमेंट है, जिससे हमें एक किसी भी आर्टिकल को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पर रखना है। और अगर हम बात करें किसी वेयर हाउस की, तो उसमें एक तो उसकी लेंथ होगी और एक उसकी विड्थ होगी। तो अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ दोनों वाले मूवमेंट हम कर सकते हैं किससे, क्रेन के थ्रू। और जो जितना भी लोड आएगा इस पूरी प्रोसेस में, वो सारा लोड कौन रजिस्ट कर रहा है, गैंट्री गर्डर। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इसमें कितने टाइप के लोड्स आ सकते हैं। तो अगर हम गैंट्री गर्डर का लीनियर डायग्राम बनाएं, ये हमने गैंट्री गर्डर का लीनियर डायग्राम बना लिया है। अब गैंट्री गर्डर पर अगर हम लोड देखें तो सबसे पहले जो गैंट्री गर्डर पर लोड आएगा वो आएगा इसका खुद का सेल्फ वेट। और ये जितने भी यहाँ पर अरेंजमेंट है, जो आपका ट्रस गर्डर है, जो चीज़ आप लिफ्ट कर रहे हो, तो इन सब का जो लोड है वो सारा लोड किस पर आएगा, गैंट्री गर्डर पर। और उसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो होती है आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो ये तो होंगे आपके वर्टिकल लोड्स, एक तो होंगे आपके वर्टिकल लोड्स,
और ये क्या होंगे आपके सेल्फ वेट उसके बाद में वेट ऑफ ट्रॉली, ट्रस गर्डर, हुक, हुक से जो आप आर्टिकल उठाओगे, ठीक है। जितना भी सारा लोड है वो सारा लोड आपके गैंट्री गर्डर पर आएगा और डायरेक्शन क्या होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो तो ये आपका व्हील है, ये व्हील मूव करेगा रेल सेक्शन पे जो आपका गैंट्री गर्डर पे रखा हुआ है। जब व्हील आपका रेल सेक्शन पे मूव करेगा तो जो मूवमेंट होगा आपका वो होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। जब आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करना है तब तो आपका व्हील किस पे मूव करेगा, रेल सेक्शन पे। एक मूवमेंट क्या होगा कि जब आपका व्हील है वो आपका स्टैटिक है, लेकिन अब आपको लेटरल मूवमेंट जो विड्थ रूम के विड्थ के अलोंग आपको मूवमेंट करना है, तब आपकी क्रैब मूव करेगी किस पर, ट्रस गर्डर पे, ठीक है। तो जब आपका रेल सेक्शन पे व्हील मूव करेगा उस डायरेक्शन उस कंडीशन में तो आपके गैंट्री गर्डर पर लॉन्गिट्यूडनल लोड आएगा, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है, इससे आगे की तरफ आपका गैंट्री गर्डर है और व्हील आपका रेल सेक्शन पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलेगा। तो एक तो आपका आएगा लॉन्गिट्यूडनल लोड, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लोड है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ व्हील ऑन रेल सेक्शन। रेल सेक्शन पर जो आपका व्हील मूव करेगा उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल लोड आएगा। और एक मूवमेंट होगा जब क्रेब आपकी मूव करेगी किस पर, ट्रस गर्डर पे, और जब क्रेब आपकी या ट्रॉली आपकी ट्रस गर्डर पे मूव करेगी तो उसकी वजह से ये आपका अगर गैंट्री गर्डर है तो उसमें इस डायरेक्शन में लोड आएगा, तो होगा तो हॉरिजॉन्टली, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा, लेटरली। और वो किसकी वजह से लगेगा, मूवमेंट ऑफ क्रेब ऑन दी ट्रस गर्डर। तो इसका अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो एक हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगेगा, लेटरल डायरेक्शन में। मतलब वर्टिकल लोड आ रहा है और हॉरिजॉन्टल दो तरीके के आ रहे हैं, एक लेटरल और एक आ रहा है आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल तो अलोंग दी लेंथ, ये कब होगा, जब आपके रेल सेक्शन पे व्हील मूव करेगा। और लेटरल कब आएगा, जब आपका ट्रॉली पर आपकी, जब आपके ट्रस गर्डर पर आपकी ट्रॉली मूव कर रही है, ठीक है। तो ये आएगा ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ ट्रॉली ऑन ट्रस, ठीक है। तो तीन लोड लग रहे हैं, वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में एक लॉन्गिट्यूडनल और एक आपका लेटरल, ठीक है। एक चीज और इसमें कि जो आपका लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल लोड है वो साइमल्टेनियसली नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्हील का मोमेंट रेल सेक्शन पे और जो क्रैब का मोमेंट ट्रस गर्डर पर है वो कभी साथ में नहीं होंगे। तो या तो वर्टिकल लोड के साथ लेटरल लोड लगेगा या वर्टिकल लोड के साथ लॉन्गिट्यूडनल लोड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में आपसे पूछा है कि किस कौन कौन से लोड आपके पास आएंगे, तो गैंट्री लोड, लेटरल लोड हमारा लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल लोड हमारा लगेगा। गैंट्री लोड आपका सेल्फ वेट के लिए यहां पर बोला है, ठीक है। और एक है आपका विंड लोड, विंड लोड हमारा इसमें एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आपके स्टार्टिंग के तीन लोड हैं वो तीन लोड यहाँ पर एक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो तीन ऑप्शन आपके सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, गैंट्री लोड, लेटरल लोड एंड लॉन्गिट्यूडनल लोड। किस किस की वजह से लोड आते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइव लोड फॉर ए स्लोपिंग रूफ विद स्लोप 15 डिग्री वेयर एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड टू द रूफ इज टेकन एज, ठीक है। तो इसमें अगर रूफ का स्लोप 15% है और एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड है तो लाइव लोड आपको कितना लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन थीटा इज लेस देन 10 डिग्री एंड एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड, इस केस में जो लाइव लोड होता है वो होता है 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है। सेकंड, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, जब आपका थीटा जो स्लोप ऑफ रूफ है वो 10 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस केस में जो लाइव लोड होगा कि कंडीशन कौन सी फिर भी, एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड। तो इस केस में जो आपका लाइव लोड होगा वो होगा 0.75 माइनस का थीटा माइनस 10 डिग्री इंटू 0.02 शुड नॉट बी लेस देन 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर 1 डिग्री इंक्रीज होगा 10 डिग्री के ऊपर तो इंटू 0.02, 0.75 में से हम माइनस कर देंगे, इतना हमारा लाइव लोड होगा और ये वैल्यू कभी भी 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होगी। यहाँ पर हमारा थीटा कितना गिवन है, 15 डिग्री, तो अगर हम 15 डिग्री पुट करें, माइनस का 15 माइनस 10 इंटू 0.02, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू आएगी 0.75 माइनस का 5 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा 0.1 और लाइव लोड आ जाएगा 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10 डिग्री तक तो 0.75, 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो पर 1 डिग्री इंक्रीज होने पर 0.02 का हम रिडक्शन कर देंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलेस्ट प्रेस्ड स्टील टैंक। जो प्रेस्ड स्टील टैंक होंगे वो टैंक जिनकी प्लेट्स को हॉट कंडीशन में हम प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद में कनेक्शन करेंगे ताकि आपका सीपेज लॉस सबसे कम हो, तो उनकी जो मिनिमम कैपेसिटी है, ये कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम कैपेसिटी है वो है 1950, ठीक है। डायरेक्ट आपका कोडल प्रोविजन के पर डेटाबेस क्वेश्चन है, तो 1950 लीटर उसकी मिनिमम कैपेसिटी है। लास्ट क्वेश्चन इज द स्वे ब्रेसिंग इज डिजाइन टू ट्रांसफर। जो आपकी स्वे ब्रेसिंग होगी किसमें, ये ट्रस गटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो आपकी स्वे ब्रेसिंग है वो कितने लोड को ट्रांसमिट करने के लिए डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वे ब्रेसिंग कैसी होती है। तो स्वे ब्रेसिंग का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। स्वे ब्रेसिंग यूज क्यों होती है, ये यूज टू प्रिवेंट रेक्टेंगुलर शेप of truss girder ठीक है। क्यों यूज की जाती है, जो ट्रस गटर ब्रिज है उसका रेक्टेंगुलर शेप को प्रिवेंट करने के लिए कि वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप उसका बना रहे, ठीक है। कितने लोड के लिए डिजाइन की जाती है, तो ये 50% ऑफ टॉप पैनल विंड लोड को बॉटम ब्रेसिंग तक ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। ट्रांसफर दी 50% ऑफ टॉप पैनल विंड लोड को बॉटम पैनल तक ये ट्रांसफर करेगी, तो ये इसका यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज किया। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।